Good afternoon. Welcome in online class of Urmila Devi PG College, Rasar Burod, Prayagraj. Myself नीरज तिवारी. पिछले वीडियो में हमने आपको रिवर्सिबल और ई रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में, रिवर्सिबल प्रोसेस के एग्जाम्पल के बारे में और ई रिवर्सिबल प्रोसेस के एग्जाम्पल के बारे में हमने आपको बताया. उसमें हमने आपको बताया कि जो भी मैकेनिकल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगी आर ऑलवेज रिवर्सिबल प्रोवाइडेड देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इन डूइंग वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शन आर अदर डिसिपेटिंग फोर्सेस. यानी कहने का मतलब जो भी मैकेनिकल एनर्जी हमारी ट्रांसफ़र होगी आर ऑलवेज रिवर्सिबल, वो हमेशा रिवर्सिबल होगी. लेकिन कब होगी? जब देयर इज़ नो लॉस ऑफ एनर्जी इन डूइंग वर्क, जब वहाँ पे कार्य करने में किसी भी प्रकार की ऊर्जा की हानि ना हो. यानी जो भी एनर्जी वर्क डन में कन्वर्ट होगी वो एनर्जी तो कन्वर्ट होगी लेकिन किसी भी प्रकार का लॉस ना हो. यानी कहने का मतलब जैसे हम पिस्टन को रिमूव करने में कुछ एनर्जी लॉस हो गई पिस्टन के फ्रिक्शन के कारण, या डिसिपेटेड कोई भी अवरोधक बल वहाँ ना हो. यानी कोई कहने का मतलब है कोई भी विरोधी बल वहाँ ना हो, कोई भी ऐसा प्रतिरोधक बल ना हो जिसको खर्च यानी जिसको रिमूव करने में या जिसके अगेंस्ट जो है मैकेनिकल एनर्जी को वर्क करना पड़े. ठीक, तो वहाँ पे जो भी मैकेनिकल एनर्जी हमारी ट्रांसफ़र होगी वर्क में, वो सारी की सारी एनर्जी हमारी कंजर्व रहेगी. या सिंपली हम कह सकते हैं कि वो मैकेनिकल एनर्जी जो हमारी ट्रांसफ़र होगी रिवर्सिबल कही जाएगी. वो रिवर्सिबल प्रोसेस में कही जाएगी, ऑलवेज रिवर्सिबल होगी. यानी जो भी एनर्जी हमारी होगी वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी. यानी टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कन्वर्ट कहाँ होगी? वर्क डन में, या वर्क डन में कन्वर्ट हो गई. फिर उसी प्रकार से जैसे वॉल्यूम इंक्रीज करने में खर्च हुई होगी जो एनर्जी कन्वर्ट हुई होगी, उसी प्रकार से जब हम वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे, वॉल्यूम को कॉम्प्रेस करेंगे, वैसे हमको एनर्जी जनरेट हो जाएगी. जो एनर्जी हमने दिया वो हमको वापस हो जाएगी. यानी कहने का मतलब है कि जो भी मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, द मैकेनिकल ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी आर ऑलवेज रिवर्सिबल होगा. लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि किसी भी प्रकार का एनर्जी लॉस ना हो कार्य करने में. यानी कि किसी भी प्रकार की एनर्जी का लॉस ना हो यानी कि जो एनर्जी खर्च कहाँ हो? डिसिपेटिंग फोर्स. यानी कहने का मतलब है कि प्रतिरोधक बल को रिमूव करने में या उसके अगेंस्ट वर्क करने में खर्च हो, या फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में खर्च हो. इस प्रकार की एनर्जी नहीं रहेगी तो सारी एनर्जी जो भी मैकेनिकल ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है वो रिवर्सिबल होगा. ठीक है, चलिए रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस को जानने के बाद अब हमारे इस वीडियो में हम आज आपको बताएंगे हीट इंजन के बारे में. हीट इंजन आया कहाँ से, या हीट इंजन है क्या? हीट इंजन के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हीट इंजन बना कैसे, कैसे हमने जाना कि हीट को हम यूज में ले सकते हैं, हीट के द्वारा हम किसी भी मशीन को बना सकते हैं, या वर्क डन हम फाइंड कर सकते हैं. ये कैसे पता चला? बहुत पुरानी खोज नहीं है, बहुत ही कुछ समय पहले हम जानते हैं कि जेम्स वाट का नाम आपने सुना हो. ठीक है, हम जानते हैं कि जो हीट इंजन है, बात समझिए, हीट इंजन में जो हम एनर्जी सप्लाई करेंगे वो एनर्जी को क्या करती है? हीट इंजन एक प्रकार की डिवाइस है जो हीट एनर्जी को विच कन्वर्ट हीट कॉन्टिन्यूसली इनटू मैकेनिकल वर्क. यानी हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में, यांत्रिक कार्य में जो कन्वर्ट करती है, जो उपकरण जो युक्ति कन्वर्ट करती है, उसी उपकरण को, उसी युक्ति को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? हीट इंजन कहते हैं. यहाँ हमने लिखा है एनी डिवाइस विच कन्वर्ट हीट कॉन्टिन्यूसली इनटू मैकेनिकल वर्क इज कॉल्ड ए हीट इंजन. यानी कोई भी डिवाइस या कोई भी युक्ति, कोई भी उपकरण जो कि हीट को यानी उष्मा को, हीट को लगातार यांत्रिक कार्य में कन्वर्ट करता है, यानी परिवर्तित करता है, यांत्रिक कार्य में परिवर्तित कर देता है, वो उपकरण, वह युक्ति हमारी क्या कही जाएगी? हीट इंजन कही जाएगी. ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं, एग्जाम्पल्स के आधार पे हम अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं कि हमने देखा होगा एक पहले भोजपुरी भाषा में हम लोग कहते हैं, जनरली जानते हैं, कुकर आपने देखा है? कुकर
कुकर के ऊपर ढक्कन लगाते हैं, ढक्कन के ऊपर सीटी लगाते हैं। जब गैस के चूल्हे पे, यानी चूल्हा हमारा एक प्रकार से सोर्स है, जब उस पर हम कुकर को रखते हैं तो कुकर के की पेंदी पे गैस के सोर्स के द्वारा, यानी गैस के चूल्हे के द्वारा हीट प्रोवाइड की जाती है। गैस को जलाते हैं, हीट प्रोड्यूस होती है। हीट कहाँ जाती है? हीट एब्जॉर्ब करता है, गैस की पेंदी के द्वारा हीट एब्जॉर्ब होती है, धीरे धीरे हीट एब्जॉर्ब होगी। हीट एब्जॉर्ब होती है, गैस जो वाटर हमने कंसीडर किया, जो वाटर हमने कुकर के अंदर रखा हुआ है, वाटर धीरे धीरे बॉयल करता है। बॉयल करता है तो स्टीम, यानी वाटर क्या होता है? स्टीम में कन्वर्ट होता है। स्टीम में कन्वर्ट होता है तो स्टीम का जो प्रेशर होता है, इतना हाई प्रेशर होता है कि वो जो सीटी ऊपर लगी है, उस सीटी को क्या होता है? प्रेशर तेजी से उस छेद से बाहर आता है, सीटी हमारी ऊपर आ जाती है। और जब तब तक सीटी हमारी ऊपर ही रहती है, जब तक कि पूरा स्टीम हमारा क्या होता है? मैक्सिमम स्टीम बाहर नहीं हो जाता, जब तक कि अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से कम नहीं हो जाता, तब तक सीटी हमारी ऊपर रहती है। उसके बाद जैसे ही स्टीम यानी भाप हमारा बाहर आएगा, वैसे ही पुनः सीटी हमारी क्या होती है? गिर जाती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो बॉडी है, जब हम उसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, किसी भी मटेरियल बॉडी को जब हम गर्म करेंगे तो हीट के कारण वो उसमें क्या होगा? एक पावर जनरेट होगा। यानी हम कह सकते हैं कि यही आइडिया हमने लिया। आइडिया क्या है? बहुत ही पहले कि इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट, हमने देखा कि व्हेन द बॉडीज आर हीटेड इट डेवलप्स पावर, यानी ये शक्ति उत्पन्न करती है, पावर डेवलप करती है, उत्पन्न करती है। जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि जैसे हम जानते हैं कि व्हेन वाटर इज बॉइल्ड इन ए वेसल क्लोज्ड बाय ए लिड। लिड का मतलब है कि जब ढक्कन से उसको क्लोज्ड करते हैं तो हम देखते हैं कि स्टीम जो स्टीम जनरेट होती है वो थ्रो, यानी कि कहने का मतलब धक्का देती है। धक्का देती है किसको? ढक्कन को धक्का देती है, या ढक्कन को धक्का देती है तो उसके अंदर जो छिद्र बना होता है, उसी छिद्र से स्टीम बाहर आती है। और क्या होता है? जो सीटी लगी होती है उसको ऊपर उठा देती है, और पूरी जब तक स्टीम बाहर नहीं निकल जाती है तब तक सीटी हमारा नीचे नहीं गिरता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमने देखा कि जो हीट है, हीट के द्वारा, यानी कि जो अगर हम किसी भी बॉडी को हीट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? पावर, यानी शक्ति मिलती है, एनर्जी मिलेगी। उसके द्वारा हम किसी भी वर्क को फाइंड कर सकते हैं, यानी कुछ वर्क कर सकते हैं। तो इसी के आधार पर ये आइडिया निकल के आई कि एनी डिवाइस विच कन्वर्ट हीट कंटिन्यूसली इनटू मैकेनिकल वर्क, यानी कोई भी डिवाइस जो हीट को कार्य में कन्वर्ट कर सकती है, यांत्रिक कार्य में बदल सकती है, वही डिवाइस हमारी हीट इंजन कही जाती है। जैसे हम और भी जानते हैं, जैसे हम जानते हैं कि जैसे हमने पवन चक्की देखी है। पवन चक्की जहाँ हम इलेक्ट्रिक सप्लाई करते हैं, यानी कि पवन चक्की के द्वारा जो विद्युत हम उत्पन्न करते हैं, पवन चक्की हमने देखा है। पवन चक्की का मतलब क्या है? वहाँ एक मोटर लगी होती है जिसको हम हाई प्रेशर वाइंड कंसीडर करते हैं, हाई वेलोसिटी वाइंड, यानी कहने का तो उच्च वेग से हवा आती है जो कि सूर्य के प्रकाश से, यानी जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी को गर्म करता है, तो गर्म करने पे जो पृथ्वी हीट को क्या करती है? हीट को रिजेक्ट करती है। कहने का मतलब है कि हीट को इमिट करती है, उस हीट को लेता है और बहुत तेज़ी से जब पवन चक्की में जाता है तो उसी हीट एनर्जी का उपयोग होता है और पवन चक्की हमारी क्या होती है? मूव करने लगती है, ड्राइव होती है, चलती है। ठीक ना? पवन चक्की को ड्राइव करने में खर्च होती है। यानी कहने का मतलब हम कुल मिला के कह सकते हैं इस प्रकार से, यानी कि जब हम एक तेज वेग से हवा आती है और जो हीट होती है, यानी जो पृथ्वी के द्वारा हीट इमिट होता है, सूर्य के द्वारा जो प्रकाश आता है, पृथ्वी हमारी गर्म होती है, जो हीट इमिट होता है, तो हीट क्या होता है? तेजी से हवा तेजी से क्या करता है? वो पवन चक्की के पास ले जाता है और क्या होता है? पवन चक्की हमारी चलने लगती है। या किसी भी शिप को, जो शिप जहाज होती है हमारी, उसमें भी तेजी से हवा आती है जो कि पानी पे उसको आसानी से जहाज को चलाने में काम आती है, जहाज को धक्का लगाने में काम आती है। यानी जो हवा होती है, तेजी से हवा हवा होती है, जैसे कहने का जो गैस चलती है वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होता है? जब तेजी से वो तो हवा को क्या करता है? पीछे धकेलता है। जब पीछे धकेलता है तो वो उसको आगे पुश करता है, जिसके कारण हवा जब तेजी से पीछे की ओर निकलता है तो हमारा जो जहाज है वो आगे धीरे धीरे मूव करता है, आगे चलता है। ठीक है? इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हीट है, हीट को हम मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करते हैं, मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करते हैं। यानी हीट इंजन एक प्रकार की वह डिवाइस है जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करती है। सिंपली ये आइडिया हमारा आया कहाँ से? आइडिया हमको मिला कि हमने देखा कि जब हम किसी भी बॉडी को हीट सप्लाई करते हैं तो उसमें एनर्जी जनरेट होती है या पावर जनरेट होता है,
पावर जनरेट होता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि अगर हम किसी, पहले हमारे पास डेचकी हुआ करती थी, छोटा बर्तन होता, भगोना होता था, भगोने को जब हम गैस के चूल्हे पे रखते थे, उसमें जब पानी वाटर बॉयल करता था, पानी बॉयल करता था, उसके ऊपर एक ढक्कन लगाते, ढक्कन क्या होता है, ऑटोमेटिक स्टीम यानी भाप के प्रेशर के कारण, भाप की एनर्जी के कारण, भाप की एनर्जी के कारण क्या होता था, ढक्कन ऊपर की ओर उठता था। अगर हम उसके ऊपर कार्क भी रख दें, कार्क यानी पत्थर रख दें, पत्थर के रखने पर भी वो क्या करता था, ढक्कन को ऊपर उठा देता था। इस प्रकार से हम ये जानते हैं कि जब हम किसी भी सिस्टम को हीट सप्लाई करेंगे तो हीट सप्लाई करेंगे, हीट करेंगे, हीट के कारण हमको क्या होगा, पावर जनरेट होगी, एनर्जी जनरेट होगी। समझ में आया कि नहीं? तो एनर्जी जनरेट होगी। इस प्रकार से हम कंसीडर कर सकते हैं। इसी के आधार पर ये आइडिया बनाया गया कि हीट इंजन को, यानी कि हम हीट से क्या करते हैं, मैकेनिकल वर्क को प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? जैसे कि अभी हमने कुछ और एग्जांपल्स आपको बताए कि हमने जैसे वाटर का बताया ही, इसके साथ साथ हमने आपको बताया कि हाई प्रेशर स्टीम के लिए हमने बताया ही, साथ साथ हमने गन पाउडर को बताया। गन पाउडर में हमने आपको बताया कि गन पाउडर क्या है। गन पाउडर क्या होता है, जब हम उसके ऊपर टक्कर करते हैं, यानी जब घोड़ा, जो गन पाउडर होता है, पाउडर का मतलब क्या है, बंदूक में जो गोली होती है, गोली में जो पाउडर होता है, जब उसको टक्कर करते हैं, यानी कि बहुत ही वेलोसिटी के साथ उसके ऊपर टक्कर करते हैं, जो बारूद होता है, जब उसका बारूद फटता है तो इतनी ज़्यादा हीट की एनर्जी जनरेट करता है, जिसके कारण क्या होती है, गोली बहुत ही तेज़ी से आगे की ओर जाती है। जैसे ही हम टक्कर करते हैं तो जो उसका यानी पाउडर होता है, पाउडर यानी गन पाउडर जो होता है, वो विस्फोट करता है, तो इतनी ज़्यादा हीट एनर्जी जनरेट होती है, इतनी एनर्जी जनरेट करता है जिससे तेज़ी से गोली हमारी आगे की ओर जाती है। या जैसे जो विस्फोटक होते हैं, एक्सप्लोसिव कहने का मतलब विस्फोटक पदार्थ होते हैं, जैसे बम है, बम को जब हम फेंकते हैं तो बम जब जाता है, तो जब टक्कर होता है, टक्कर करने पे उसमें क्या होती है, बम जब फटता है तो हीट इतनी ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती है कि आसपास से कुछ दूर में, कुछ एक एरिया में क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा हीट एनर्जी जनरेट होती है। हीट एनर्जी इतनी ज़्यादा गर्मी जनरेट होती है, हीट एनर्जी जनरेट होती है, जिसके कारण आसपास क्या होता है, विस्फोट हो जाता है, यानी जो चीज़ें होती हैं वो ध्वस्त हो जाती हैं, विखंडित हो जाती हैं, इतना ज़्यादा प्रेशर जनरेट हो जाता है हीट एनर्जी के कारण। समझ रहे हैं ना? तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यदि किसी भी सिस्टम को हीट किया जाएगा या किसी भी बॉडी को हम हीट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होगी, पावर जनरेट होगा, पावर जनरेट होगा, एनर्जी जनरेट होगी, जिसके द्वारा हम वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। अगर इसी एनर्जी को हम क्या करें, कॉन्सनट्रेट करें, कॉन्सनट्रेट करके एक जगह ले आए तो उसके द्वारा हम वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि जो भाप का इंजन बनाया गया था, तो भाप का इंजन बनाया गया था तो ऐसा थोड़ी था कि हम थोड़ा सा आग जलाना स्टार्ट कर दे तो इंजन को आगे धकेलेगा। हम इतना ज़्यादा भाप वहाँ जनरेट करते थे जिसको हम प्रेशर के अकॉर्डिंगली वहाँ से बहुत ही तेजी के प्रेशर के साथ वो बाहर निकलता था, जिससे क्या है, गाड़ी हमारी आगे जाती थी। समझ में आया कि नहीं? यानी प्रेशर जनरेट होता है। जैसे कि विस्फोटक जब होता है तो क्या होता है, इतनी ज़्यादा हीट एनर्जी जनरेट होती है, जिसके कारण इतनी ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती है, इतना ज़्यादा प्रेशर जनरेट होता है कि अगल बगल की जो चीज़ें होती हैं वो कंपन से, प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, जिसके अगल बगल की चीज़ें क्या होती है, कंपन के कारण क्या होती है, गिर जाती हैं। समझ रहे हैं ना? और विस्फोट होता है, जो हमको विस्फोट फाइंड होता है, ठीक ना? इस प्रकार से हम कह सकते हैं, यानी विस्फोटक में, यानी कहने का मतलब है कि हीट एनर्जी जो हमारी है, हीट एनर्जी जो जनरेट होगी, यानी जितने ज़्यादा हम किसी भी बॉडी को हीट करेंगे उतने ही ज़्यादा पावर जनरेट होगा। यानी हीट एनर्जी को इस प्रकार से हम कह सकते हैं, हीट का उपयोग हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी के रूप में कर सकते हैं, और एनर्जी हम सप्लाई करेंगे तो हमको वर्क डन फाइंड होगा। तो इस प्रकार से एक डिवाइस बनाएंगे, उसी को हम हीट इंजन कहते हैं, यानी कि वह डिवाइस जिसके द्वारा हम हीट को क्या करें, जो भी डिवाइस के कारण, यानी कि जिसमें जो डिवाइस हमारे हीट को वर्क डन में कन्वर्ट कर देगी, वो डिवाइस हमारी क्या कही जाएगी, हीट इंजन कही जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे हम कंसीडर कर सकते हैं कुकर, कुकर को भी कंसीडर कर सकते हैं, या हम कंसीडर करते हैं गैस, जैसे सिलेंडर को कंसीडर कर लें। सिलेंडर में गैस भरी हुई है, हम पिस्टन लगाए हैं, हमने नीचे से हीट प्रोवाइड किया, हीट एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगी, हीट को एब्जॉर्ब करेगी, हीट को एब्जॉर्ब करेगी तो क्या होगी, गैस एक्सपैंड होगी, गैस एक्सपैंड होगी तो हमको क्या मिलेगा, वर्क डन फाइंड होगा। तो वर्क डन फाइंड हुआ, यानी कि हीट एनर्जी को, जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी वो क्या करेगी, गैस के एक्सपेंशन में कन्वर्ट करेगी, गैस एक्सपैंड होगा तो वर्क डन हमको फाइंड होगा। और जब वर्क डन हमको फाइंड होगा तो कहने का मतलब गैस सिलेंडर हमारा क्या है, एक प्रकार का इंजन है, यानी करें हीट इंजन है, हम कह सकते हैं। यानी वह डिवाइस जो भी हीट को यानी हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर दे, वो डिवाइस हमारी क्या कही जाएगी, हीट इंजन कही जाएगी। ठीक है, वो चाहे आपका गैस सिलेंडर हो, सिलेंडर को हम कंसीडर करें, सिलेंडर यानी सिलेंडर कंटेनिंग गैस एज ए वर्किंग सब्सटेंस, यानी सिलेंडर जिसमें वर्किंग सब्सटेंस के रूप में हम गैस को कंसीडर करते हैं, चाहे हम सिलेंडर को लें या कोई भी डिवाइस हम कंसीडर करें जिसमें हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करें और हमको वर्क फाइंड होगा, वो डिवाइस हमारी क्या कही जाएगी,
हीट इंजन कही जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो भी डिवाइस हमारी हीट एनर्जी को वर्क डन में कन्वर्ट करेगी, मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करेगी हीट को, वो डिवाइस हमारी हीट इंजन कही जाएगी। ठीक, चाहे वो हम कंसीडर करें, चाहे वो कुकर को कंसीडर कर लें, स्टीम के कारण हमको वर्क डन फाइंड कर सकता है, चाहे हम गन पाउडर को कंसीडर कर लें, चाहे हम एक्सप्लोसिव को कन्वर्ट कंसीडर कर लें। एक्सप्लोसिव का मतलब है विस्फोटक को कंसीडर कर लें, जिसके कारण हम जैसे विस्फोटक का यूज़ कहाँ करते हैं, रॉक्स यानी पत्थर को तोड़ने में, पत्थर को तोड़ने में, यानी कि विस्फोटक लगाते हैं, पत्थर टूटता है, तो जो वर्क हमको वहाँ फाइंड होगा, तो वहाँ क्या है, पत्थर जो टूटेगा किसके कारण, हीट एनर्जी के कारण, क्योंकि जब विस्फोट होगा तो विस्फोट होगा, ए लार्ज नंबर ऑफ हीट एनर्जी जनरेट होगी, हीट एनर्जी जनरेट होगी, जिसके कारण पत्थर क्या होगा, विखंडित होगा, पत्थर टूटता है। तो पत्थर को तोड़ने में जो हम एक्सप्लोसिव वाली विस्फोटक पदार्थ यूज करते हैं, वहाँ भी क्या है, हीट एनर्जी को हम यूज करते हैं वर्क में। यानी जहाँ भी, यानी कहने का मतलब ऑल दिस सिंपल आइडिया, चाहे हम जैसे हमने आपको बताया कि कार का हम रखते हैं, जैसे कि हमने बताया आपको कि जब वाटर बॉयल्ड करता है तो जो ढक्कन को ऊपर उठाता है, जो वर्क वहाँ हम वर्क करता है ढक्कन को ऊपर उठाने में जो कार्य हमको प्राप्त होता है वो हो जाए। चाहे हम गन पाउडर को कंसीडर कर लें, चाहे हम एक्सप्लोसिव कंसीडर कर लें, जो हमको कार्य प्राप्त कर, यानी कि चाहे हम एक्सप्लोसिव ले लें, एक्सप्लोसिव को ले लें, डू वर्क इन ब्रेकिंग द कॉर्क, या कह सकते हैं रॉक को, यानी कि रॉक पत्थर को हम कंसीडर कर लें, रॉक को यानी कहने का पत्थर को एक्सप्लोड यानी कहने का विस्फोटित करने में जो भी कार्य हमको प्राप्त होगा, यानी एक्सप्लोसिव टू डू वर्क इन द ब्रेकिंग द रॉक, ये हम ले लें। जो भी हमें ये एग्जांपल्स हैं, ये एक प्रकार से हीट इंजन के एग्जांपल्स हैं। तो इन्हीं सब कॉन्सेप्ट से, इन्हीं सब कॉन्सेप्ट्स के आधार पे ऑल द सिंपल एंड एलिमेंट्री फैक्ट्स इंडिकेट दैट द ट्रांसफर ऑफ हीट, जो हीट हम ये इंडिकेट, ये जो फैक्ट्स हैं ये बताते हैं कि जब हम किसी भी सिस्टम को, किसी भी सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करेंगे तो हम कह सकते हैं कि इंडिकेट दैट द ट्रांसफर ऑफ हीट टू ए बॉडी रिजल्ट इन मैकेनिकल वर्क एंड हैव बीन डेवलप्ड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम टू प्रोवाइड अस रिस्पेक्टिवली सेवरल टाइप्स ऑफ मॉडर्न हीट इंजन। जैसे कि हमने आपको स्टीम इंजन के बारे में, हम भाप इंजन के बारे में जानते हैं, या इंटरनल कंब्यूशन इंजन है, इंटरनल यानी कि आंतरिक दाहक इंजन है, गैस टरबाइन है, ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारे जो मॉडर्न हीट इंजन हमारे बनाए गए, जैसे गैस स्टीम इंजन है, भाप इंजन है, इंटरनल कंब्यूशन इंजन है यानी आंतरिक दाहक इंजन है, गैस टरबाइन है, ये सारी चीज़ें हीट इंजन का कार्य करती हैं। यानी कहने का मतलब वो सारी डिवाइसेस जहाँ पे हम सिस्टम को हीट सप्लाई करें, अगर वो हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करती है तो वो डिवाइस हमारी हीट इंजन कही जाएगी। वो चाहे हमारा एक्सप्लोसिव वाली विस्फोटक हो जो कि पत्थर को तोड़ने में कार्य करता है, चाहे वो हमारा गन पाउडर हो जो गोली को दूर ले जाने में यानी कि डिस्प्लेस करने में कार्य करता है, चाहे वो हमारा स्टीम हो जो कि ढक्कन को, यानी कि जो ढक्कन हम लगाते हैं उसको ऊपर उठाने में, उसको रिमूव करने में कार्य करता है, चाहे हम हवा को कंसीडर कर लें, तेज स्पीड की यानी कि हाई वेलोसिटीज वाइंड कंसीडर कर लें, यानी तेज तीव्र गति से आती हुई हवा को कंसीडर कर लें जो कि पवन चक्की को चलाने में कार्य करती है या जहाज को आगे धकेलने में कार्य करती है। जिसको भी, यानी जहाँ पे भी हीट के कारण हमको वर्क डन फाइंड होता है, जो भी डिवाइस हमारी हीट को वर्क डन में कन्वर्ट करेगी वो डिवाइस हमारी हीट इंजन कही जाएगी। ठीक ना, इस प्रकार से हम कह सकते हैं एनी डिवाइस विच कन्वर्ट हीट कंटिन्यूअसली इनटू मैकेनिकल वर्क इज नोन एज या इज कॉल्ड ए हीट इंजन। अब यहाँ हम जानते हैं हीट इंजन हमारा मेनली, हीट इंजन में हम 3 पार्ट यूज करते हैं। यहाँ लिख सकते हैं हीट इंजन और इसेंशियली हीट इंजन और इसेंशियली या हीट इंजन are essentially हीट इंजन, या हम कह सकते हैं कि फॉर एनी हीट इंजन, यहाँ कंसीडर कर लीजिए, ऐसे करेंगे, फॉर एनी हीट इंजन देयर आर, ऐसा भी लिख सकते हैं, देयर आर 3 essential
रिक्वायरमेंट फॉर एनी हीट इंजन देयर आर 3 इसेंशियल रिक्वायरमेंट, ऐसा भी लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं कि हीट इंजन हैज़ द फॉलोइंग 3 इसेंशियल कंपोनेंट्स, ऐसा भी हम लिख सकते हैं कि हीट इंजन हैज़ following 3 essential components. देखिए हम हीट इंजन को आपको समझा रहे हैं, इसके डेरिवेशन को भी हम आपको बताएंगे। सिंपली हमने आपको हीट इंजन के बारे में बताया कि हीट इंजन वह उपकरण है जो हीट को यांत्रिक कार्य में कन्वर्ट करता है, बदलता है। फॉर एनी हीट इंजन देयर आर 3 इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स, यानी किसी भी हीट इंजन के लिए निम्नलिखित 3 महत्वपूर्ण या अनिवार्य रिक्वायरमेंट जरूरतें हैं। ठीक, या हम कह सकते हैं हीट इंजन हैज़ फॉलोइंग 3 इसेंशियल कंपोनेंट्स, जो हीट इंजन हमारा होता है वो निम्नलिखित 3 अनिवार्य कंपोनेंट्स यानी घटकों से मिलकर बना होता है, या उसके पास अनिवार्य रूप से यही 3 कंपोनेंट्स होते हैं। जैसा कि चित्र में हमने आपको दिखा रखा है, सोर्स, सिंक और वर्किंग सब्सटेंस। सोर्स क्या है? सोर्स का मतलब जैसे नाम से क्लियर है कि सोर्स का मतलब है स्रोत। सोर्स का मतलब है स्रोत। स्रोत का मतलब क्या है कि जहां से हम सिस्टम को हीट सप्लाई करेंगे। जहां से हम सिस्टम को हीट सप्लाई करेंगे, सिस्टम का कार्य कौन करेगा? वर्किंग सब्सटेंस। जो वर्किंग सब्सटेंस हम कंसीडर करेंगे, ये वर्किंग सब्सटेंस जो हमारा होगा, यही वर्किंग सब्सटेंस हमारा सिस्टम का कार्य करेगा। ठीक है, तो सिस्टम को इसी वर्किंग सब्सटेंस को जो हीट हम प्रोवाइड करेंगे, जहां से हम हीट प्रोवाइड करेंगे वो होगा हमारा सोर्स। सोर्स का मतलब जहां से हमको कुछ मिलता हो, उसी को सोर्स कहते हैं ना, सोर्स ऑफ इनकम। हम कहते हैं सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि आय का स्रोत। आय का स्रोत का मतलब जहां से हमको पैसा मिलता हो, वो हमारा सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक है, तो सोर्स का मतलब जहां से हमको कुछ मिलता हो। तो सिस्टम को, हीट इंजन को जहां से हीट प्राप्त होगा वो हमारा कार्य करेगा सोर्स का। ठीक, सिंक क्या है? सिंक जहां पे हम जो सोर्स से हीट को यानी कि फाइंड करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे हीट को, जहां से हम सोर्स जो हीट को प्रोवाइड करेगा, सिंक क्या करेगा? सिंक उसी हीट को कंट्रोल करेगा। कंट्रोल करने का मतलब समझ रहे हैं? कंट्रोल का मतलब है कि जो हीट हम सिंक सोर्स से एब्जॉर्ब करेंगे, उस हीट को जितना हम वेस्ट कर लेंगे, जितना हम वर्क डन में कन्वर्ट कर लेंगे, जो शेष रिमेनिंग पार्ट ऑफ हीट होगी वो कहाँ जाएगी? वो सिंक पे। जब सब्सटेंस हमारा वर्किंग सब्सटेंस सिंक के पास जाएगा तो सिंक क्या कहेगा? जो बचा हुआ है वो हमको दे दो। ठीक, जैसे आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में क्या है कि कोई भी बिजनेस कर रहे हैं आप, कोई भी दुकान आपकी चल रही है, मान लीजिए, वहां से जो भी सोर्स ऑफ इनकम आपका है, तो जो आपने इनकम किया, जो आपको वहां से प्राप्त हुआ, उसको आपने बिजनेस को बढ़ाने में आपने खर्च किया। जो बच गया वो क्या करेंगे? बचत बैंक खाते में रख देंगे। यानी बैंक का कार्य, जो बैंक हमारा कार्य करता है वो क्या है? सिंक। यानी वो रिसीव कर लेगा उस हीट को, जो हीट आपकी बच गई है, जो पैसा आपका बच गया, जो आय का स्रोत जो आपका है, आय के स्रोत से आपने आय किया, यानी कि पैसा प्राप्त किया, पैसे को अपने बिजनेस में खर्च किया, कुछ सामान या कुछ अपने कार्यों में खर्च किया, जरूरी कार्यों में। जो जरूरी कार्य से बच गया, जो पैसा आपके पास एक्स्ट्रा बचा, आप उसको क्या करते हैं? कहीं किसी जगह ले जाके स्टोर कर देते हैं, या वो किसी जगह ले जाके क्या करते हैं? सेव कर देते हैं। उसी प्रकार का कार्य यहाँ भी है। यहाँ हीट इंजन के पास, हीट इंजन जब आएगा तो हीट इंजन जब सोर्स के पास जाएगा तो सोर्स उसको कुछ देगा। हीट इंजन क्या लेगा? हीट इंजन हीट को लेगा, हीट को रिसीव करेगा। अब हीट को रिसीव करेगा तो उसका कार्य क्या है? हीट को लेगा। जैसे आप पैसा लिए, जैसे आप घर से निकलेंगे, घर से आएंगे, किताब खरीदने के लिए पैसा आप लेंगे, तो घर से क्या करेंगे? पैसा, आपको किताब चाहिए तो किताब का पैसा घर वालों को तो पता नहीं, घर पे आप गए, आपने बताया कि हमको किताब खरीदना, हमको पैसा चाहिए। आपका कार्य क्या है? किताब खरीदना, पढ़ना। तो पढ़ने के लिए आपको किताब की आवश्यकता है, अपने काम को किताब चाहिए, तो बुक के लिए आपको घर से पैसा मिल गया।
पैसा लेके आप आए, दुकानदार के पास गए, बुक आपने लिया, जिस राइटर की बुक आपको चाहिए थी, जिस सब्जेक्ट की चाहिए तो उसकी बुक को आपने लिया। बुक लेने के बाद अगर पैसा बढ़ गया आपके पास तो आपके पास पैसा बढ़ा, घर गए आप, तो जब आप पुनः वापस जाएंगे घर पे तो आपका पैसा क्या होगा, जो पैसा आपका बढ़ा हुआ है वो आप अपने गार्जियन को, अपने पेरेंट्स को वापस कर देंगे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ वर्किंग सब्सटेंस क्या है, वर्किंग सब्सटेंस जो हमारा हीट इंजन का कार्य कर रहा है ये जाएगा सोर्स के पास। जब सोर्स के यहाँ जाएगा तो सोर्स जानता है कि इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है कार्य करना, हीट को रिसीव करना कार्य है इसका, ठीक ना। ये हीट को लेगा और उसको वर्क में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ जब गया तो ये क्यू अमाउंट ऑफ हीट इसको प्रोवाइड कर देता है। जब क्यू अमाउंट ऑफ हीट इसको प्रोवाइड कर देगा तो इस हीट को क्या करेगा, इसका कार्य जो है उसमें खर्च करेगा। कार्य है कार्य करना, वर्किंग सब्सटेंस है ना, तो वर्क करेगा। अब जो शेष पार्ट ऑफ हीट, जो हीट बच गई तो ये सिंक के पास जाएगा। जब सिंक के पास पहुंचेगा तो उस हीट को क्या करेगा, वहाँ सेव कर देगा। ठीक, जब सिंक के पास आएगा तो वर्किंग सब्सटेंस के द्वारा जो कार्य किया जाएगा उसके बाद जो हीट बचेगी क्यू एन अमाउंट ऑफ हीट ये लेगा यहाँ पे और वर्क डन कन्वर्ट में डब्ल्यू वर्क डन फाइंड करेगा। इसके बाद फिर सिंक के पास जाएगा तो हम मानते हैं कि क्यू2 अमाउंट ऑफ हीट ये सिंक को रिजेक्ट कर देता है, सिंक को वापस कर देता है, सिंक को दे देता है। सिंक पे जाएगा तो क्यू2 अमाउंट ऑफ हीट सिंक क्या करेगा, वापस ले लेगा। ठीक ना, सिंक क्यू2 अमाउंट ऑफ हीट वापस ले लेगा, रिजेक्ट यानी कि वर्किंग सब्सटेंस क्यू2 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट कर देगा। कहाँ पे, सिंक पे। सिंक को क्यू2 अमाउंट ऑफ हीट दे देगा। ठीक, अब यहाँ से पूरे प्रोसेस में क्या हुआ, पूरे प्रोसेस में हमने देखा कि वर्किंग सब्सटेंस ने Q1 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब किया सोर्स से और Q2 अमाउंट ऑफ हीट ले आके सिंक पे रिजेक्ट कर दिया। तो पूरे प्रोसेस में उसने हीट को एब्जॉर्ब कितना किया या कितने हीट को यूज किया, यूज कितने हीट को किया, Q1 अमाउंट ऑफ हीट लिया, Q2 को वापस कर दिया। ठीक ना, तो यूज कितना किया, वर्क डन W को फाइंड करने में कितना यूज किया, Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2, समझ रहे हैं ना। Q1 माइनस Q2 अमाउंट ऑफ हीट वो यूज करेगा वर्क डन में। ठीक ना, इनिशियल कंडीशन में आएगा द चेंज इन, यहाँ से फिर इसी प्रकार से हम यहाँ से कंसीडर कर सकते हैं, इनिशियल से फाइनल ले जाए। सिस्टम हमारा यहाँ से Q1 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब किया, बात समझिए, Q1 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब किया, स्टेट 1 से स्टेट 2 में चला गया। ठीक है, वर्क डन हमको फाइंड हो गया। फिर ये सिंक पे जाएगा तो Q2 अमाउंट ऑफ हीट इसका रिजेक्ट हो जाएगा, यानी कि Q2 अमाउंट ऑफ हीट क्या करेगा, सिंक को वापस कर देगा। जब सिंक को Q2 अमाउंट ऑफ हीट वापस कर देगा सिस्टम क्या होगा, गैस क्या होगी, कोल्ड हो जाएगी, ठंडी होगी। गैस ठंडी होगी तो क्या होगी, गैस का वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। फिर वो क्या होगा, फाइनल से इनिशियल में वापस आ जाएगा। फाइनल से इनिशियल में वापस आ जाएगा, यानी Q1 अमाउंट ऑफ हीट लिया, इनिशियल से फाइनल में गया, फिर Q2 अमाउंट ऑफ हीट वापस करके फाइनल से इनिशियल में वापस हो जाता है। यानी सिस्टम क्या है, एक साइक्लिक प्रोसेस को फाइंड करेगा। इनिशियल से फाइनल में गया और फिर Q1 अमाउंट ऑफ हीट दे के फाइनल से इनिशियल में आता तो रिवर्सल प्रोसेस होता, लेकिन Q2 अमाउंट ऑफ हीट दे के ये फाइनल से इनिशियल में वापस आता है, इसलिए ये क्या होगा, साइक्लिक प्रोसेस होगा। तो हम जानते हैं कि हियर हम यहाँ जानते हैं कि एक प्रकार से एक कंप्लीट साइकिल कंसीडर करेगा, इनिशियल से फाइनल जाएगा, फाइनल से इनिशियल में वापस आएगा, तो एक साइक्लिक प्रोसेस को फॉलो करेगा। तो इसकी इंटरनल एनर्जी निकालेंगे, सिस्टम हमारा इनिशियल से फाइनल गया और फाइनल से इनिशियल में वापस आ गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि हमने आपको बताया है कि इंटरनल एनर्जी क्या है, स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन है यानी स्टेट्स में चेंजिंग होगी, इंटरनल एनर्जी में हमको चेंजिंग फाइंड होगी, लेकिन यहाँ स्टेट्स में चेंजिंग हो नहीं रही है। सिस्टम हमारा इनिशियल से फाइनल आया, फाइनल से इनिशियल वापस हो गया, यानी इसका इनिशियल और फाइनल दोनों एक ही है। ठीक है, तो यहाँ सिस्टम क्या हो गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज टोटली कन्वर्टेड इनटू द वर्क डन, यानी सिस्टम के द्वारा जो भी हीट एब्जॉर्ब किया जाएगा वो टोटली कन्वर्ट कहाँ किया जाएगा, वर्क डन यानी किए गए कार्य में खर्च किया जाएगा। चलिए, तो हम बहुत ज़्यादा ही आपको इधर बता दिए, पहले हम इसेंशियल पार्ट्स के बारे में जानते हैं। ठीक, हीट इंजन हैज़ फॉलोइंग 3 इसेंशियल कंपोनेंट। पहला होता है सोर्स। सोर्स को कैसे जानेंगे आप, सोर्स के लिए हमने आपको बताया कि जहाँ से हमको कुछ प्राप्त हो, तो प्राप्त वहीं से होगा जो अधिक होगा, यानी जिसके पास ज़्यादा होगा वहीं से हमको कुछ मिलेगा। जहाँ कम रहेगा, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ हमसे ज़्यादा कुछ रहेगा, तभी ना हमको वहाँ से अर्न होगा। यानी हीट इंजन की बात कर रहे हैं, तो हीट इंजन जब यहाँ सोर्स के पास जाएगा, जो इंजन हम कंसीडर कर रहे हैं हीट इंजन को, तो उसके पास क्या होगा, सोर्स के पास जहाँ जाएगा उसके पास जो हीट होगी, अमाउंट ऑफ हीट होगा या जो उसका क्वांटिटी ऑफ हीट होगी वो क्या होगी, हीट इंजन से अधिक होगी। ठीक ना, तो हम लिख सकते हैं इसको कि
सोर्स इज फिक्स्ड एट हायर टेम्परेचर T1 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी सोर्स को हम उसको कहेंगे जो हायर टेम्परेचर पे होगा, यानी जिसमें हीट कंटेंट अधिक होगा वो सोर्स होगा, जिसमें हीट कंटेंट कम होगा। क्यों? क्योंकि हमारा हीट इंजन इसके पास जा रहा है, इसको Q2 अमाउंट ऑफ हीट दे रहा है। दैट मीन्स इसका मतलब है कि इसके पास जो वैल्यू है उससे कम इसके पास है, इसलिए तो ये ले रहा है, इसीलिए तो इसको एब्जॉर्ब करेगा। Q2 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट कर रहा है, यानी सिंक में हमने कहा कि जब सिस्टम हमारा वर्किंग सब्सटेंस सिंक पे जाएगा तो Q2 अमाउंट ऑफ हीट वर्किंग सब्सटेंस रिजेक्ट करेगा यानी सिंक को दे देगा, सिंक उसके Q2 अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। यानी सिंक ले रहा है, इसका मतलब क्या है कि सिंक का टेम्परेचर इसकी अपेक्षा कम है, यानी सोर्स का टेम्परेचर इससे अधिक है और सिंक का टेम्परेचर इससे कम है। दैट मीन्स सोर्स क्या होगा? हायर टेम्परेचर पे होगा, सिंक क्या होगा? लोअर टेम्परेचर पे होगा। सिंपल सी बात है, इस प्रकार से हम कहते हैं। तो हम इसके डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि सोर्स इज फिक्स्ड एट हायर टेम्परेचर T1 डिग्री सेंटीग्रेड। सोर्स इज फिक्स्ड एट हायर टेम्परेचर T1 डिग्री सेंटीग्रेड so that it can be drawn heat, so that it can be drawn heat to heat engine, so that it can be drawn heat to heat engine, यानी ये हीट इंजन को क्या करेगा? हीट को देता है। यानी कह सकते हैं कि हॉट बॉडी, या कह सकते हैं एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर T1 फ्रॉम व्हिच द हीट इंजन कैन बी ड्रॉन हीट। समझ रहे ना? सोर्स इज फिक्स्ड एट हायर टेम्परेचर T1 डिग्री सेंटीग्रेड सो दैट इट कैन बी ड्रॉन हीट टू हीट इंजन, यानी हीट इंजन को ये क्या करता है? हीट प्रोवाइड कर सकता है, या कहते हैं इट कैन बी ड्रॉन हीट टू वर्किंग सब्सटेंस भी कह सकते हैं। एनी अमाउंट ऑफ हीट इट कैन बी ड्रॉन हीट टू वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। दूसरा हमारा इसेंशियल पार्ट है सिंक। सिंक को हमने आपको बताया कि वर्किंग सब्सटेंस से हीट एब्जॉर्ब करता है, इसलिए हम सिंक को कंसीडर कर सकते हैं कि लोअर टेम्परेचर पे होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिंक इज ए कोल्ड बॉडी, या हम सोर्स को लिख सकते हैं सोर्स इज ए हॉट बॉडी एंड इज फिक्स्ड एट हायर टेम्परेचर T1 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा भी कह सकते हैं। या सिंक के डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं सिंक इज ए कोल्ड बॉडी and it is fixed at lower temperature T2 degree centigrade. Sink is a cold body and it is fixed at lower temperature T2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, हमने मान लिया कि ये लोअर टेम्परेचर T2 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिक्स्ड होता है। ठीक, तो यहाँ हम लिख सकते हैं लोअर टेम्परेचर पे फिक्स्ड है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं टू विच एनी अमाउंट ऑफ हीट कैन बी रिजेक्टेड फ्रॉम इट, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। सो दैट एनी अमाउंट ऑफ हीट कैन बी रिजेक्टेड फ्रॉम इट, इसके द्वारा किसी भी प्रकार की ऊष्मा को रिजेक्ट किया जा सकता है। यानी कितना भी गर्म वर्किंग सब्सटेंस हो, कितना भी हॉट बॉडी हो, सिंक के पास ले आएंगे तो सारी की सारी हीट को क्या कर सकता है? रिजेक्ट कर सकता है, यानी तुरंत बॉडी को ठंडा कर सकता है, यानी सारी की सारी हीट को उसके एब्जॉर्ब कर सकता है। इतनी इसकी क्षमता होती है सिंक की। ठीक ना? नेक्स्ट हमारा है वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस में हम जानते हैं कि द मटेरियल विच ऑन बीइंग सप्लाइड विथ द हीट परफॉर्म्स मैकेनिकल वर्क इज कॉल्ड द वर्किंग सब्सटेंस। तो वर्किंग सब्सटेंस तीसरा हमारा होगा वर्किंग सब्सटेंस। ठीक ना? वर्किंग सब्सटेंस
या रुक जाइए अभी। तीसरा हमारा है वर्किंग सब्सटेंस। सोर्स आपने जाना कि सोर्स इज ए हॉट बॉडी विच इज फिक्स्ड एट हायर टेम्परेचर T1 डिग्री C सो दैट इट कैन बी ड्रॉन हीट टू वर्किंग सब्सटेंस, यानी इस प्रकार से किसी भी प्रकार की उष्मा को वर्किंग सब्सटेंस को दे सकता है। सोर्स हायर टेम्परेचर पे है। सिंक क्या है? सिंक इज ए कोल्ड बॉडी एंड इट इज फिक्स्ड एट लोअर टेम्परेचर T2 डिग्री सेंटीग्रेड। सिंक हमारा क्या है? एक कोल्ड बॉडी है जिसको हम कोल्ड बॉडी भी कह सकते हैं, और ये एक लोअर टेम्परेचर T2 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिक्स होता है सो दैट एनी अमाउंट ऑफ हीट कैन बी रिजेक्टेड फ्रॉम इट, इसलिए इसके द्वारा किसी भी प्रकार की उष्मा रिजेक्ट की जा सकती है। वर्किंग सब्सटेंस इज सम अमाउंट ऑफ मैटर, यानी वर्किंग सब्सटेंस एक कुछ मात्रा में पदार्थ होता है, यानी पदार्थ की एक मात्रा होती है। वर्किंग सब्सटेंस इज सम अमाउंट ऑफ मैटर विच प्रोड्यूस मैकेनिकल वर्क, जो कि कार्य को उत्पन्न करता है, जो कार्य प्राप्त करता है। ऑन रिसीविंग हीट यानी हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद जो कार्य करता है वही पदार्थ हमारा वर्किंग सब्सटेंस कहा जाता है। यानी वर्किंग सब्सटेंस इज सम अमाउंट ऑफ मैटर, यानी पदार्थ की एक कुछ मात्रा होती है विच प्रोड्यूस मैकेनिकल वर्क, जो कि मैकेनिकल वर्क उत्पन्न करती है, यांत्रिक कार्य प्राप्त करती है। ऑन रिसीविंग हीट, उष्मा को ग्रहण करने पर। ठीक है, इस प्रकार से हमने आज देखा कि हीट इंजन के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। इन्हीं 3 कंपोनेंट्स के आधार पे हीट इंजन हमारा वर्क करता है, यानी हम किसी भी सिस्टम को वर्किंग सब्सटेंस को कंसीडर करेंगे। हम इसके क्रियाविधि को आपको बताते हैं। हम किसी भी वर्किंग सब्सटेंस को कंसीडर करेंगे। वर्किंग सब्सटेंस क्या है? एक प्रकार का मैटर है जो कि हीट रिसीव करता है और मैकेनिकल वर्क फाइंड करता है। वर्किंग सब्सटेंस कंसीडर करेंगे। वर्किंग सब्सटेंस को जब हम सोर्स पे रखेंगे, यानी सोर्स पे ले जाएंगे, तो सोर्स से Q1 अमाउंट ऑफ हीट वर्किंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब करता है, और Q1 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करने के बाद वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है? Q1 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद वर्किंग सब्सटेंस वर्क फाइंड करता है। हम मान लेते हैं कि Q1 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करने के बाद वर्किंग सब्सटेंस के द्वारा किया गया कार्य W होता है। फिर वर्किंग सब्सटेंस को हम ले जाते हैं। फिर वर्किंग सब्सटेंस हमारा क्या है? वर्किंग सब्सटेंस सिंक पर जाता है। सिंक पे जाने के बाद वर्किंग सब्सटेंस Q2 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट करता है। Q2 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट करता है, और पुनः वर्किंग सब्सटेंस हमारा फाइनल से इनिशियल वापस आता है। यानी कहने का मतलब है कि हम वर्किंग सब्सटेंस को, यानी जब हम Q1 अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करते हैं तो सिस्टम हमारा इनिशियल से फाइनल जाता है और हमको वर्क डन फाइंड होता है। फिर हमारा सिस्टम क्या होता है? सिंक पे, यानी कि जब हम उससे Q2 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट करते हैं, फिर Q2 अमाउंट ऑफ हीट बाहर निकालते हैं, सिस्टम हमारा क्या है? फाइनल से इनिशियल वापस आ जाता है और फिर हमको वर्क डन फाइंड होता है। ठीक ना? तो इस प्रकार से हमारा सिस्टम क्या है? इनिशियल से फाइनल और फाइनल से इनिशियल में वापस आता है, यानी एक साइक्लिक प्रोसेस को फाइंड करता है। क्यों साइक्लिक कह रहे हैं? क्योंकि हम इसलिए साइक्लिक कर रहे हैं क्योंकि सिस्टम हमारा इनिशियल से फाइनल में जाता है Q1 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करके, लेकिन फाइनल से इनिशियल में वापस आता है Q2 अमाउंट ऑफ हीट को रिमूव करके, यानी बाहर निकाल के। तो Q2 अमाउंट ऑफ हीट अगर Q1 अमाउंट ऑफ हीट रिमूव करके बाहर, यानी कि फाइनल से इनिशियल वापस आता, तो प्रोसेस हम रिवर्सिबल कंसीडर करते। बट यहाँ क्या है? Q1 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करके इनिशियल से फाइनल जाता है, लेकिन फाइनल से इनिशियल में आते वक्त क्या करता है? Q2 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट करके फाइनल से इनिशियल में वापस आता है। इसलिए प्रोसेस हमारा रिवर्सिबल ना होकर साइक्लिक होगा, साइक्लिक प्रोसेस कहा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हीट इंजन हमारा वर्क करता है। हम इसकी वर्किंग और इसकी इफिशिएंसी आगे आपको भी बताते हैं। ठीक है, अब हम इसकी वर्किंग जानते हैं कि वर्किंग कैसे कार्य करता है हमारा जो है हीट इंजन वर्क कैसे करेगा, इसके बारे में हम जानते हैं। इसका वर्किंग ऑपरेशन हम देखते हैं, वर्किंग कैसे करेगी। ठीक, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि फिगर हमको दिख रहा है। हम जानते हैं कि जो वर्किंग सब्सटेंस होगा, यानी कि हम जानते हैं कार्य करने के लिए कौन होगा? वर्किंग सब्सटेंस की डेफिनेशन में आपको बताया गया है कि वर्किंग सब्सटेंस इज ए सम अमाउंट ऑफ मैटर, कुछ मात्रा में एक पदार्थ होता है विच रिसीव द हीट एंड डू एक्सटर्नल वर्क डन, या डू मैकेनिकल वर्क, जो हीट को रिसीव करता है और मैकेनिकल वर्क को फाइंड करता है। ठीक, यानी कार्य कौन करेगा? वर्किंग सब्सटेंस करेगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि दस इन हीट इंजन द वर्किंग सब्सटेंस टेक्स हीट फ्रॉम द सोर्स एंड कन्वर्ट ए पार्ट ऑफ इट, यानी जो सोर्स से हीट लेगा, Q1 अमाउंट ऑफ हीट वो सोर्स से लेगा, तो उसके कुछ पार्ट को एंड कन्वर्ट ए पार्ट ऑफ इट इनटू मैकेनिकल वर्क एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ इट रिजेक्टेड एट द सिंक, और रिमेनिंग पार्ट ऑफ हीट जो होगा उसको सिंक पे रिजेक्ट कर देगा एंड रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट। ठीक ना? इस प्रकार से हम कह सकते हैं दिस सीरीज ऑफ ऑपरेशन
This series of operation constitute a cycle and this is shown in figure, जैसा कि चित्र में दिख रहा है कि सिस्टम हमारा क्या है, Q1 अमाउंट ऑफ हीट सोर्स से एब्जॉर्ब करेगा, वर्क डन फाइंड करेगा और फिर Q2 अमाउंट ऑफ हीट सिंक पे रिजेक्ट करके इनिशियल स्टेट में वापस हो जाएगा। यानी सिस्टम Q1 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करता है, उसके कुछ पार्ट को वर्क में कन्वर्ट करता है, इनिशियल से फाइनल में जाता है और रिमेनिंग पार्ट को सिंक पे रिजेक्ट करके फाइनल से इनिशियल में वापस आ जाता है। तो इस प्रकार से एक साइक्लिक प्रोसेस को कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे दस इन ए हीट इंजन, thus in a heat engine the working substance takes heat from source and convert it into mechanical work, आगे लिखेंगे remaining part of it reject at the sink, remaining part of it reject at the sink। ठीक ना, यहाँ से हमने लिखा कि हीट इंजन thus in a heat engine the working substance takes heat from source and convert it into mechanical work, remaining part of it convert it into mechanical work and रिमेनिंग पार्ट ऑफ इट रिजेक्ट एट द सिंक। और इसका जो रिमेनिंग पार्ट होगा आप कहते हैं कि गिव्स आउट द रिमेनिंग पार्ट टू द सिंक एंड रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट एंड आगे हमने लिखा रिमेनिंग पार्ट ऑफ इट रिजेक्ट एट द सिंक एंड रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट, और इनिशियल स्टेट में वापस आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, यहाँ से इस प्रकार से हम लिख सकते हैं दिस सीरीज ऑफ ऑपरेशन कॉन्स्टिट्यूट ए साइकिल, दिस सीरीज ऑफ ऑपरेशन कॉन्स्टिट्यूट ए साइकिल। यहाँ से हम कंसीडर कर सकते हैं दिस हैज बीन सोन इन फिगर, जैसा कि चित्र में हम देख रहे हैं। और इसके आधार पर हम लिख सकते हैं 10 वर्क कैन बी, यहाँ से लिख सकते हैं 10 वर्क कैन बी कंटिन्यूसली ऑब्टेन्ड बाई या बाई परफॉर्मिंग द साइकिल अगेन एंड अगेन। यानी इस साइकिल को लगातार हम परफॉर्म करते रहेंगे, लगातार हम साइकिल को प्राप्त करते रहेंगे अगेन एंड अगेन, बार बार, तो हमको वर्क डन फाइंड होता रहेगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि द वर्क कैन बी कंटिन्यूसली ऑब्टेन्ड बाई परफॉर्मिंग द साइकिल, सेम साइकिल अगेन एंड अगेन या ओवर एंड ओवर अगेन। इस प्रकार से हम वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब हमने क्या कहा कि द इन ए हीट इंजन द वर्किंग सब्सटेंस टेक्स हीट फ्रॉम सोर्स एंड कन्वर्ट इट इनटू एक्सटर्नल वर्क डन भी कह सकते हैं, मैकेनिकल वर्क रिमेनिंग पार्ट ऑफ इट, यानी कि जो हीट यहाँ से सोर्स से लेगा उसके कुछ भाग एंड कन्वर्ट इट इनटू मैकेनिकल वर्क। ठीक ना, कन्वर्ट इट लिख देंगे तो संपूर्ण हो जाएगा। कन्वर्ट ए पार्ट ऑफ इट, यहाँ लिखेंगे कन्वर्ट ए पार्ट ऑफ इट इनटू मैकेनिकल वर्क, remaining part of it reject at the sink and returns to its initial state. This series of operation constitute a cycle and the work is performed continuously by constitute this operation and by perform the same cycle again and again. The continuous work done is फाइंड, या हम कह सकते हैं द कंटिन्यूअस वर्क डन इज ऑब्टेन्ड बाय परफॉर्मिंग द सेम साइकिल अगेन एंड अगेन। यानी इस साइकिल को लगातार हम अगर यूज करते रहेंगे तो हमको लगातार कार्य प्राप्त होता रहेगा। इसके आधार पर हम लिख सकते हैं लेट अस कंसीडर, हम मानते हैं, हमने मान लिया Q1 बी द अमाउंट ऑफ हीट absorbed
absorbed by the working substance, absorbed by the working substance. Let us consider Q1 be the amount of heat absorbed by the working substance. Q1 will be the amount of heat absorbed by the working substance. कहाँ से लेगा ये? From the source. From the source. And Q2 या and लिखे कामा लगा दीजिए. Q2 be the amount of heat. Q2 be the amount of heat rejected at the sink, and W be the Q2 be the amount of heat. Q2 be the amount of heat rejected to at the sink, and W be the net amount of work done. W be the net amount of work done. यहाँ लिख लेंगे net amount of work done. ठीक ना? यानी हमने माना Q1 be the amount of heat absorbed by the working substance के द्वारा Q1 amount of heat सोर्स से लिया जाता है, Q2 amount of heat रिजेक्ट कर दिया जाता है सिंक पे, and W be the net amount of वर्क डन. यानी हम कुल मिला के कह सकते हैं कि W वर्क डन फाइंड करने के लिए जो सिस्टम होता है वो एब्जॉर्ब करता है हीट. कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा? Q1 अमाउंट ऑफ हीट लिया, Q2 रिजेक्ट कर दिया, तो बचा कितना? Q1 माइनस Q2 अमाउंट ऑफ हीट वो वर्क डन में कन्वर्ट करता है. तो यहाँ लिखेंगे 10 द नेट अमाउंट ऑफ हीट, नेट अमाउंट ऑफ हीट, नेट अमाउंट ऑफ हीट. यहाँ से लिख लेंगे 10 द नेट अमाउंट ऑफ हीट absorbed by the working substance, absorbed by the working substance, substance is equal to हो जाएगा Q1 माइनस Q2 के since the heat engine returns to its initial state, hence यहाँ से लिखेंगे since हम जानते हैं कि हीट इंजन हमने लिखा है या वर्किंग सब्सटेंस. सिंस द वर्किंग सब्सटेंस लिख लेंगे. सिंस द वर्किंग सब्सटेंस रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट, हेंस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी during this complete cycle is 0. दैट इज करके लिख सकते हैं आप. du इज इक्वल टू हो जाएगा 0 के. दैट इज du इज इक्वल टू हो जाएगा 0 के. हेंस यहाँ लिख सकते हैं, थोड़ा सा आप देखेंगे, यहाँ हम लिख सकते हैं du इज इक्वल टू 0 होगा from first law of thermodynamics, हम जानते हैं dq इज इक्वल टू होगा du प्लस dw, यानी dq इज इक्वल टू होगा du प्लस dw हम जानते हैं. तो dq की वैल्यू यहाँ क्या होगी? नेट अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम या वर्किंग सब्सटेंस द्वारा लिया गया कुल उसमें होगा Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू du की वैल्यू 0 हो जाएगा प्लस dw, यानी वर्क डन हमको फाइंड होगा. dw को हम यहाँ w मान सकते हैं. वर्क डन हमने w माना तो w मान लेंगे. इम्प्लाइज दैट हो जाएगा Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू w के. Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू हो जाएगा w के. इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेंगे. ठीक है, Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू w हो जाएगा. हेंस इफिशियंसी हम यहाँ से निकाल लेंगे 10. द थर्मल इफिशियंसी
यहाँ से इस प्रकार से हम इफिशियंसी निकाल लेंगे, इफिशियंसी आप निकालेंगे, इस प्रकार से हम यहाँ इफिशियंसी निकाल लेंगे, इफिशियंसी निकालेंगे 10, द थर्मल इफिशियंसी of thus the thermal efficiency of engine नीटा, नीटा से हम डिनोट करते हैं थर्मल इफिशियंसी ऑफ इंजन नीटा इज डिफाइंड कैसे करेंगे, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नेट वर्क डन ऑब्टेन्ड इन द साइकिल टू द is defined as the ratio of net work done obtained in the cycle to the amount of heat इन द साइकिल, इसको हम आउटपुट भी बोल सकते हैं, टू द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है, दैट इज करके आप लिख सकते हैं नीटा इज इक्वल टू हो जाएगा वर्क डन, दैट इज करके हम लिख सकते हैं नीटा इज इक्वल टू हो जाएगा वर्क डन या वर्क आउटपुट इन एनी इंजन, वर्क आउटपुट यहाँ हो जाएगा वर्क आउटपुट अपान हो जाएगा हीट इनपुट, हीट एनर्जी या हीट इनपुट इन द यहाँ हो जाएगा या हीट एनर्जी, हीट इनपुट इन द सेम एनर्जी, ऐसा कह सकते हैं, या हीट इनपुट कंसीडर कर लेंगे, हीट इनपुट, ठीक ना, टू द अमाउंट ऑफ, यहाँ हमने लिखा टू द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द वर्किंग सब्सटेंस फ्रॉम द सोर्स, टू द अमाउंट ऑफ, यहाँ देखिए अमाउंट एब्जॉर्ब लिख दिया डायरेक्टली, अमाउंट ऑफ हीट absorbed by working substance from the source। पूरे कंप्लीट साइकिल की बात करेंगे इसलिए ऐसा करेंगे। तो यहाँ वर्क आउटपुट बटे हीट इनपुट हो जाएगा, नीटा इज इक्वल टू वर्क आउटपुट, वर्क आउटपुट कितना है, कितना वर्क डन हमको मिलता है, Q1 माइनस Q2 के बराबर, तो हो जाएगा Q1 माइनस Q2 अपान Q1 हो जाएगा, या इम्प्लाइज दैट 1 माइनस Q2 अपान Q1 के, इम्प्लाइज दैट हम यहाँ से कर सकते हैं नीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस Q2 अपान Q1 के, यही हमारी हो जाएगी इफिशियंसी ऑफ ए हीट इंजन, ये हमारा हीट इंजन की इफिशियंसी हो जाएगी, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए एक बार फिर से। देखिए हमको वर्किंग प्रोसेस हमने बताया आपको कि हीट इंजन हमारा क्या है, वर्किंग सब्सटेंस Q1 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करता है, Q1 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करता है, उसके कुछ पार्ट को वर्क डन में कन्वर्ट करता है, शेष भाग को सिंक पे रिजेक्ट कर देता है। हमने मान लिया कि Q1 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द वर्किंग सब्सटेंस एंड ए पार्ट ऑफ इट कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ इट रिजेक्टेड एट द सिंक, ठीक ना, कन्वर्टेड इनटू वर्क डन एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ इट रिजेक्टेड एट द सिंक, सिंक पे रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, देन हम यहाँ से निकालते हैं फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सिंस हम जानते हैं कि रिजेक्टेड एट द सिंक, सिंस द प्रोसेस इज साइक्लिक, प्रोसेस कैसा है, साइक्लिक है, क्योंकि वर्किंग सब्सटेंस हमारा इनिशियल से
फाइनल में जाता है, फिर फाइनल से इनिशियल में वापस आ जाता है। तो वर्किंग सब्सटेंस यानी कि हमारा जो प्रोसेस कैसा है वो साइक्लिक प्रोसेस है। तो साइक्लिक प्रोसेस में हम जानते हैं वर्क इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारी क्या होगी, जीरो होगी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्योंकि हमारा सिस्टम Q1 अमाउंट ऑफ हीट लेता है, इनिशियल से फाइनल जाता है, फिर Q2 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट करके फाइनल से इनिशियल में वापस हो जाता है। तो इनिशियल से फाइनल में गया, फाइनल से इनिशियल में वापस हो जाता है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारी क्या होगी, जीरो होगी फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस। तो डी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लेंगे डी क्यू इक्वल टू होगा डी यू प्लस डी डब्ल्यू के। डी यू की वैल्यू जीरो होगी। तो डी क्यू की वैल्यू यहाँ क्या है, नेट अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा या वर्किंग सब्सटेंस के द्वारा जो कुल उष्मा एब्जॉर्ब की जाती है वो होती है Q1 माइनस Q2 के बराबर। तो डी क्यू की वैल्यू हो जाएगी Q1 माइनस Q2 के बराबर हो जाएगी। डी यू की वैल्यू जीरो होगी क्योंकि प्रोसेस कैसा है, साइक्लिक है, क्योंकि सिस्टम इनिशियल से फाइनल, फाइनल से इनिशियल में वापस हो जाता है, इसलिए साइक्लिक प्रोसेस है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगी, जीरो हो जाएगा प्लस वर्क डन डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, हमने यहाँ कहा कि Q1 अमाउंट ऑफ हीट जब सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा, डब्ल्यू वर्क डन हमको फाइंड कराएगा, तो यहाँ वर्क डन हो जाएगा डब्ल्यू के। Q1 माइनस Q2 इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू के। यहाँ से हम इस प्रकार से इफिशियंसी निकाल सकते हैं, थर्मल एफिशिएंसी क्षमता निकालेंगे हीट इंजन की, तो हमको मिल जाएगी कि जो हीट एब्जॉर्ब करता है सिस्टम, यानी कि जो हीट एब्जॉर्ब करके वर्क डन में कन्वर्ट करता है, जितना वर्क डन हमको आउटपुट में फाइंड होता है, और जितना हीट वो इनपुट में एब्जॉर्ब करता है पूरे प्रोसेस के दौरान, जितना वर्क डन वो फाइंड करता है, जितनी अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करके वर्क डन फाइंड करता है, और साथ साथ जितनी हीट को वो इनपुट में एब्जॉर्ब करता है उसका जो अनुपात होता है वही अनुपात इफिशियंसी कही जाती है। तो हमने यहाँ लिखा है द थर्मल इफिशियंसी ऑफ इंजन को, इसको थर्मल इफिशियंसी को नीटा से डिनोट करते हैं। ऑफ इंजन नीटा इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नेट वर्क डन ऑब्टेन्ड इन द साइकिल, यानी कि साइकिल में, पूरे चक्रण में, पूरे कंप्लीट साइकिल में जितना वर्क डन फाइंड होता है वो, यानी कि या कह सकते हैं कि नेट अमाउंट ऑफ हीट इन ऑब्टेन्ड द वर्क डन इन ए साइकिल, ऐसा भी कह सकते हैं, यानी कि नेट वर्क डन ऑब्टेन्ड इन द साइकिल, आउटपुट में जो वर्क डन हमको फाइंड होता है, टू द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द वर्किंग सब्सटेंस फ्रॉम द सोर्स इन द इनपुट, यानी इनपुट में जो वर्किंग सब्सटेंस के द्वारा हीट एब्जॉर्ब किया जाता है वो, उसका जो अनुपात होगा वही इफिशियंसी कही जाए। तो इफिशियंसी इक्वल टू हमने लिखा वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट। तो वर्क आउटपुट हमको मिलता कितना है, डब्ल्यू मिलता है। डब्ल्यू वर्क डन को फाइंड करने के लिए कितनी हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ती है, Q1 माइनस Q2। तो डब्ल्यू के स्थान पर Q1 माइनस Q2 लिख सकते हैं, Q1 माइनस Q2 हो गया। इनपुट में हीट सिस्टम लेता कितना है, Q1 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करता है, तो अपॉन Q1 हो गया। वैल्यू आ जाएगी नीटा इक्वल टू Q1 माइनस Q2 को अलग अलग करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस Q2 बाई Q1, या इफिशियंसी इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाई Q1, यानी 1 माइनस सिंक के द्वारा जितनी हीट रिजेक्ट करता है अपॉन सोर्स के द्वारा जितनी हीट लेता है उसके अनुपात को 1 में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो वैल्यू हमको इफिशियंसी की मिल जाएगी। अगर हम यहाँ कहें कि हीट इंजन की इफिशियंसी 100% होगी, कब होगी, जब Q2 बाई Q1 की वैल्यू जीरो होगी। Q2 बाई Q1 की वैल्यू जीरो कब होगी, जब हम ये कंसीडर कर लें कि जो हमारा सिंक है, सिंक और Q1 की वैल्यू को अगर हम कंसीडर करें, यानी Q2 बाई Q1 की वैल्यू जीरो तब होगी जब हम ये मान लें कि सिंक का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी 0 केल्विन है, सिंक का जो टेम्परेचर वो एब्सोल्यूट जीरो है। तो हमारी इफिशियंसी नीटा की वैल्यू क्या होगी, 100% होगी। इफिशियंसी की वैल्यू 1 के बराबर होगी। इफिशियंसी 1 के बराबर तब हो सकती है, दो केसेस में हो सकती है। इफिशियंसी 1 के बराबर तभी होगी हमारी इफिशियंसी जब Q2 की वैल्यू जीरो हो, यानी जो सिंक का टेम्परेचर हमने कंसीडर किया है, जो सिंक के पर जो हीट रिजेक्ट किया जाता है उसकी वैल्यू अगर हम कंसीडर करें Q2 की वैल्यू, तो सिंक का जो के द्वारा जो रिजेक्टेड हीट है वो रिजेक्टेड हीट, यानी कहने का मतलब है कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जब हम सिस्टम को कंसीडर करें, वर्किंग सब्सटेंस को कंसीडर करें, वो जितने अमाउंट ऑफ हीट इनपुट से एब्जॉर्ब करता है वो सारी की सारी हीट को क्या करे, वर्क डन में कन्वर्ट कर दे, यानी किसी भी प्रकार की उष्मा को कहाँ ले जाके, यानी सिंक पे किसी भी प्रकार की उष्मा को रिजेक्ट ना करे, सिंक के द्वारा किसी भी प्रकार की उष्मा रिजेक्ट ना की जाए, यानी Q2 की वैल्यू जब जीरो हो जाएगी, यानी नो अमाउंट ऑफ हीट इज रिजेक्टेड बाय द सिंक, जब किसी भी प्रकार की उष्मा सिंक के द्वारा रिजेक्ट नहीं की जाएगी तो जो हीट होगी तब जो वहाँ पे हमको इफिशियंसी मिलेगी वो इफिशियंसी हमारी क्या होगी, यानी जब नेट अमाउंट ऑफ हीट जो सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा सारी की सारी हीट को वर्क डन में कन्वर्ट करेगा तो इफिशियंसी 100% हमको फाइंड होगी। यानी Q1 अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम एब्जॉर्ब करें और टोटल हीट को क्या करें, वर्क डन में कन्वर्ट कर दें, तो हम कहेंगे यहाँ से Q1 इक्वल टू W हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी Q1 अपॉन Q1 के, यानी 1 आएगी, यानी इफिशियंसी हम 100% कंसीडर कर सकते हैं। यानी इफिशियंसी हमारी 100% तभी होगी जब Q2 की वैल्यू जीरो होगी।
ठीक है, दैट्स ऑल। इस प्रकार से हम इफिशियंसी की वैल्यू को निकाल सकते हैं। हीट इंजन की क्रिया विधि हमने आपको बताई, हीट इंजन की इफिशियंसी इस वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया। जो चीज़ें इसमें आपको क्लियर ना हो, वीडियो को पीछे करके आप आसानी से उसको समझ सकते हैं और जान सकते हैं उसके बारे में। सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर है। हमने आपको बताया इफिशियंसी 100% तब होगी जब Q2 की वैल्यू 0 होगी, यानी जितनी हीट सिस्टम एब्जॉर्ब करे, वर्किंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब करे सोर्स से, उन सारी हीट को क्या करे, वर्क डन में अगर कन्वर्ट कर देता है, किसी भी प्रकार की ऊष्मा को सिंक पे रिजेक्ट नहीं करता है, तो हमको इफिशियंसी 100% फाइंड होगी। दैट्स ऑल। ठीक है, इस प्रकार से आप हीट इंजन की इफिशियंसी को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारी इफिशियंसी 100% हमको मिल जाएगी कब, जब यानी वर्किंग सब्सटेंस के द्वारा किसी भी प्रकार की हीट सिंक पे रिजेक्ट ना की जाए, यानी जितनी हीट वर्किंग सब्सटेंस हमारा सोर्स से जितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा, उन सारे हीट को जब वर्क डन में कन्वर्ट कर देगा, किसी प्रकार की हीट को सिंक पे रिजेक्ट नहीं करेगा, तो हमारी इफिशियंसी 100% हमको फाइंड होगी। जबकि इसको और भी डिटेल्ड हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई भी, यानी कहने का मतलब इन प्रैक्टिस दिस इज नॉट पॉसिबल, ये प्रैक्टिस यानी कहने का मतलब प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। ठीक ना, प्रैक्टिकली पर्पज में अगर हम कंसीडर करें कि किसी भी हीट इंजन की इफिशियंसी 100% हो, तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, हीट इंजन की इफिशियंसी 100% इन प्रैक्टिस पॉसिबल नहीं है। ठीक, लेकिन हम अगर 100% इफिशियंसी के लिए आपसे कहता है कि आप ये कंडीशन बताइए कि किस कंडीशन में हीट इंजन की इफिशियंसी 100% होगी, तो आप ये बता सकते हैं कि द इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन इज इक्वल टू 100% व्हेन द इंजन या व्हेन द वर्किंग सब्सटेंस डज नॉट रिजेक्ट एनी अमाउंट ऑफ हीट एट द सिंक, यानी जब हमारा जो हीट इंजन होगा या वर्किंग सब्सटेंस होगा, वो किसी भी प्रकार की ऊष्मा को सिंक पे रिजेक्ट नहीं करेगा, व्हेन द वर्किंग सब्सटेंस कन्वर्टेड टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड फ्रॉम द सोर्स, यानी जब सोर्स से जो हीट रिसीव करेगा वो टोटली उसको वर्क डन में कन्वर्ट कर देगा, तो हमारी इफिशियंसी 100% होगी। प्रैक्टिकली ऐसा कोई भी इंजन हमारे पास हमारी जानकारी में नहीं है। प्रैक्टिकली किसी भी हीट इंजन की इफिशियंसी 100% नहीं हो सकती है। ठीक है, इस प्रकार से आप हीट इंजन के बारे में आसानी से, यहाँ हीट इंजन और उसकी इफिशियंसी हमने आपको बताई, आसानी से आप उसको समझ सकते हैं। वीडियो को पीछे करके आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।